नमस्ते बच्चों। भारत की खोज आज हम सब करते हैं, जिसका दूसरा पाठ मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने पहले पाठ अहमदनगर का किला में जो प्रश्न उत्तर दिए गए थे वो आप अपनी नोटबुक में लिख चुके होंगे। इसी के साथ आज दूसरे पाठ की हम शुरुआत करते हैं। भारत के अतीत की झांकी। भारत के अतीत की झांकी यानी पहले जो भारत कैसा था। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। कौन कह रहा है बच्चों? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात कह रहे हैं। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। यहाँ पर लेखक अपने मन के अंदर ही भारत की अपनी कल्पना का विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे वो भारत के बारे में अपने बचपन में सोचा करते थे। आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? बच्चों, कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है यह बहुत ही प्राचीन है। कम से कम 50-60 लाख वर्ष पुरानी ये संस्कृति है। आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? बच्चों, आज जब विकसित देशों का नाम लिया जाता है तो उसमें अमेरिका हो गया, जापान हो गया और चीन का नाम लिया जाता है, चाइना का नाम लिया जाता है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों का नाम लिया जाता है, किंतु भारत का नाम नहीं लिया जाता है। क्योंकि आखिर कहाँ पर चूक हुई? बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति है जो थी वो पहले यूरोप में आई। पुनर्जागरण, रेफॉर्मेशन जो था वो पहले यूरोप में आया। उसकी वजह से भारत जो है पिछड़ गया। भारत की कुछ ऐसी मान्यताएं थी, जो रूढ़ियाँ थी, उसकी वजह से भी भारत पीछे रह गया। जैसे समुद्र पर पाँव नहीं रखना चाहिए। उन सबको लेखक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत को आधुनिकता के साथ जोड़ना आखिर बैठता भी है कि नहीं बैठता है? लेखक इन सब को अपने अपने मनःपटल पर इन सब का बारे में विचार कर रहे हैं कि भारत क्यों पीछे रह गया। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया। अब लेखक जानता है कि मैं एक इतिहासकार के रूप में अगर लिख रहा हूँ तो मैं कहीं कुछ गलत ना लिखूं। इसलिए वो आलोचक के रूप में लिखना चाहता
है। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। पश्चिम के रास्ते, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो भारत के बारे में बताना और दिखाना चाहती हैं, उस को पढ़ते हुए मैं भारत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज मानने को तैयार नहीं था, खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, मीनिंगफुल है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? लेखक जानना चाहते हैं कौन सी बात है। जैसे वो लाइन है ना बच्चों, कवि इकबाल ने लिखी है, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारी। आखिर कौन सी चीजें हैं जो भारत को भारत बनाए रखती हैं? मैं भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। अभी अभी बच्चों मैंने एक वीडियो देखा जो व्हाट्सएप पर जारी था, उसमें बताया गया है कि 5000 या 6000 वर्ष पहले नहीं, बल्कि 50 या 60,000 वर्ष पहले भारत के जो वेद हैं, पुराण हैं, ये सब लिखे गए हैं। वो तारों की गणना से, एस्ट्रोलॉजी की गणना से करके बताना चाहते हैं। विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण यह है इसका ठेठ भारतीयपन, सच्चा जो कुछ है अंदर वही बाहर, ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? लेखक जानना चाहता है कि कौन सी शक्ति थी जो भारत को सदियों से जोड़े रखी। मैंने भारत का इतिहास और उसके प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों
में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों, पुरानी कहानियों और दंत कथाओं, जो लोगों के द्वारा मुंह से लोक प्रचलित कहानियों के साथ निकट संबंध है, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने लेखक को आकर्षित किया। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा, और जिससे पार करके हजारों वर्षों यहाँ जातियाँ, कबीले, फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है, फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र करती हैं। इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। बच्चों, ये पाठ बहुत ही बड़ा है। आज तक देखिए बच्चों, हमने कहाँ तक किया? हमने गंगा तक किया। ठीक है बच्चों, गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है, यहाँ तक किया बच्चों। अब मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। प्रश्न 1 लिख लीजिए। तलाश पाठ में लेखक के मन में कौन सा प्रश्न घूम रहा था? तलाश पाठ जब हम पढ़ते हैं या तलाश पाठ के भीतर लेखक के मन में कौन सा प्रश्न घूम रहा था? क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 लिखिए बच्चों। भारत का नाम, निशान भी लगा सकते हैं आप। भारत का नाम इंडिया या इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रश्नों के उत्तर तैयार करके रखिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले कक्षा में और तब मैं करवाऊंगी बच्चों, ये यहाँ से शुरू करवाऊंगी। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों की पुरानी मूर्तियों, चित्रों को देखा। यहाँ से अगली बार करवाऊंगी। धन्यवाद बच्चों। ये 2 प्रश्नों के उत्तर लिख के तैयार रखना। आपका दिन मंगलमय हो।